जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम कर रहे थे स्वाध्याय पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र का। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था विटामिन्स, लवण या क्षार, उसके बारे में था, जिसमें कि हमने जाना बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। और लवण का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं जो कि लवण में आती हैं। कैल्शियम भी लवण में आता है, और भी तत्व आते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, आयोडीन वगैरह। तो आज अब हम आगे पढ़ेंगे। आज है भोजन पकाना और रसोई घर की व्यवस्था। भोजन की सामग्री को किस प्रकार और किस रूप में पकाया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक समय में अनेक विद्वानों ने यह खोज की है कि मनुष्य को पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। पकाने से प्रत्येक खाद्य पदार्थ का जीवन तत्व नष्ट हो जाता है और घट जाता है, और वह किसी न किसी रूप में लाभ के साथ थोड़ी बहुत हानि भी करता है। यह तो माना जा सकता है कि मानवीय सभ्यता के आरंभ काल में मनुष्य के भोजन का एक बड़ा अंश जंगलों से प्राप्त होने वाले फल, फूल, पत्ते और कंद आदि थे, और उनको बिना पकाए ही काम में लाया जाता था। अब भी अधिकांश जंगली अवस्था में रहने वाले व्यक्ति भोजन को पकाने का कार्य बहुत कम करते हैं, परंतु हजारों वर्षों के अभ्यास से अब सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों की पाचन शक्ति ऐसी नहीं रह गई है कि वह सब प्रकार के कच्चे भोजन को स्वाभाविक रीति से पचा सकें। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि अब परिस्थितिवश मनुष्य फलों और पत्तों के बजाय अन्न का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। इन अन्नों का श्वेतसार इस प्रकार के आवरण से ढका रहता है जिससे हमारे पाचक यंत्रों के रस का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन को पकाने से वह आवरण फट जाता है और श्वेतसार मुलायम होकर ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे वो हमारे आमाशय में शीघ्र ही पच सकता है। भोजन के सार को सुरक्षित रखना आवश्यक है। फिर भी आजकल प्रायः देखा जाता है भोजन को पकाने का यह तात्पर्य नहीं कि उसे बहुत देर तक पकाया, सेका या और भूना जाए। खेद का विषय है कि इस संबंध में अधिकांश लोग स्वास्थ्य संबंधी बातों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते और केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन को पकाते हैं। वे समझते हैं कि बहुत सा घी डालने, खूब मसाले डालने, बढ़िया छौंक लगाने से भोजन स्वादिष्ट और उत्तम बन सकता है। इस दृष्टि से वे तरह तरह के व्यंजन और नमकीन तथा मीठे पदार्थों ऐसे बनाते हैं जिनका जीवन तत्व बहुत कुछ निकल जाता है और जिनको पचाने में आमाशय को बड़ी कठिनाई होती है। खासकर शाकों को जिस प्रकार उबालकर, भूनकर तथा तलकर बनाया जाता है और उनमें अनेक प्रकार के ढेरों मसाले डाले जाते हैं, उससे उनका सारा लाभजनक अंश नष्ट हो जाता है और केवल फोक या छूछ ही हमारे खाने में आती है। जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं, ये शाक मानव जीवन के लिए बहुमूल्य क्षारों और विटामिन के भंडार होते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ और स्थायी बनता है। शाकों को उबालने से ये सब तत्व पानी में घुल जाते हैं, जिससे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार अज्ञानवश हम स्वयं अपनी बहुत बड़ी हानि करते रहते हैं और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले कार्य करके बीमारी के बीज बोते रहते हैं। मंदी आंच पर पकाने का महत्व। भोजन को पकाने में सबसे अधिक सावधानी की बात यह है कि उसे मंदी आंच पर पकाया जाए। तेज आंच में भोजन पकाने से विटामिन तो अधिकांश में नष्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि वे अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते। प्राचीन समय में हमारे यहाँ प्रायः उपलों और कंडों से भोजन पकाने का रिवाज था, जिसकी अग्नि स्वभावतः मंदी होती है, पर अब प्रायः लकड़ी से काम लिया जाता है और अनेक लोग पत्थर के कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आंच बहुत तेज होती है। कुछ लोग स्टोव का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी के तेल की तीव्र लौ निकलती है। यह ठीक है कि ये सब कार्य सुविधा, खर्च और समय की बचत की दृष्टि से किए जाते हैं, पर उसमें हम उस स्वास्थ्य रक्षा की सबसे बड़ी बात को भूल जाते हैं जिसके लिए वास्तव में सब प्रकार के उद्योग, धंधे, कमाई और खर्च किया जाता है। हम इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देते कि यदि इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर को उचित शक्ति प्राप्त न हो सकी और हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से निर्बल होकर तरह तरह के रोगों के शिकार बनते रहे, तो अंत में हम घाटे में ही रहेंगे। बीमारी में धन का खर्च होने के सिवाय उतने दिन तक बेकार रहने के कारण हम कुछ भी अर्थोपार्जन न कर सकेंगे और फिर शरीर और मन में क्षीणता उत्पन्न होकर हमारी जीवनी शक्ति भी अवश्य कम पड़ जाएगी।
भाप पर भोजन पकाना। भोजन के तत्व को सुरक्षित रखने के लिए एक सरल विधि यह है कि उसे सीधा आग पर पकाने की बजाय भाप पर पकाया जाए। रोटी तो आग पर ही पकानी होती है, पर दाल, चावल और हर तरह की तरकारी भाप के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पक जाती है और उसका तत्व अधिकांश में सुरक्षित रहता है। इसके लिए बाजार में एक कुकर बिकता है जिसमें अलग अलग चीज़ों को पकाने के लिए 3-4 छोटे छोटे पीतल के डिब्बे और एक लंबा बर्तन होता है, जिसमें उन सब डिब्बों को एक के ऊपर एक जमाकर रख दिया जाता है। उस बड़े डिब्बे में पाव भर के करीब पानी डालकर नीचे अंगीठी जला दी जाती है, जिससे भाप उठती है और सब चीज़ें उसी की गर्मी से पक जाती हैं। इसमें साग केवल उबलते हैं, उनमें ऊपर से नमक मिर्च अपनी रुचि के अनुसार मिला लिया जाता है। यह भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और सारयुक्त होता है, पर जिन लोगों की जीभ को खूब मसालेदार चटपटे साग तरकारियों की आदत पड़ गई है, उनको ये मुश्किल से पसंद आते हैं। गेहूं और चावल का मोटा अंश फेंकना नहीं चाहिए। गेहूं की रोटी बनाने में बहुत महीन आटा काम में लाना ठीक नहीं होता। एक तो बिजली से चलने वाली चक्की में पिसा आटा वैसे ही बहुत कुछ भुना हुआ सा हो जाता है। फिर यदि उसे बारीक चलनी से छान कर तमाम चोकर को निकाल दिया जाए तो वह सर्वथा सत्वहीन और निकम्मा हो जाता है। ऐसे आटे की रोटियां देर से पचती हैं और उनका लाभ भी बहुत कम हो जाता है। गेहूं के समस्त लाभदायक क्षार चोकर में ही रहते हैं। उन्हें अलग करके खाली मैदा को खाना जानबूझकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान है। आटा मोटा ही पिसना चाहिए और उसे मोटी चलनी से छानना चाहिए, जिससे केवल तिनका और भूसी निकल जाए। चोकर किसी हालत में आटे से अलग नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से बड़ी मिलों में पिसा हुआ बहुत बारीक और सफेद आटा प्रयोग में लाना अत्यंत हानिकारक और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला होता है। यही बात चावलों के विषय में है। आजकल चावल का छिलका बड़े कारखानों में मशीन द्वारा अलग किया जाता है, जो भूसी के साथ ही चावल के ऊपर लगे लाल परत को भी घिस डालती है। यह लाल अंश ही चावल का सबसे पौष्टिक भाग होता है और उसी में कई प्रकार के लाभदायक क्षार और विटामिन बी पाया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल शौकीन खाने वाले तो पॉलिशदार चमकीले चावल खाना पसंद करते हैं, जो देखने में मोती जैसे लगें, पर इससे खाने वाले का स्वास्थ्य जो चौपट हो जाता है, उसका इन लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति चावल का स्वाभाविक लाभ उठाना चाहते हैं, उनको यथासंभव हाथ का कुटा चावल काम में लाना चाहिए और उसका माड़ या पानी हरगिज अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल का पौष्टिक भाग उसी में आ जाता है। यही ध्यान दालों के विषय में भी रखना चाहिए। दालों को छिलके समेत खाना ही लाभजनक होता है। जो लोग स्वाद के खातिर छिलका निकाली दाल खाते हैं, वे कब्ज आदि के शिकार हो जाते हैं। मूंग को साबुत बनाना बहुत अच्छा होता है, वह खाने में भी स्वादिष्ट होती है। दालों का छिलका साथ रहने से उनके पचने में सहायता मिलती है और दस्त भी साफ होता है। क्योंकि चावल कुछ अंशों में कब्ज करने वाला माना जाता है, इसलिए के साथ छिलके की दाल ही ठीक रहती है। दूध को अधिक पकाना हानिकारक है, इससे उसके समस्त बहुमूल्य विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति सदा से एक उबाल का दूध पीना अच्छा बताते हैं। दूध को यथासंभव मंदी आंच पर पकाना चाहिए तथा भाप द्वारा पकाना चाहिए, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। घंटों तक कढ़ाई में आग पर रखा हुआ और मोटी मलाई पड़ा दूध, जिसे अधिकांश लोग बढ़िया समझते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी काम का नहीं होता। दूध सदैव यथासंभव ताजा ही पीना चाहिए और उसे कम से कम गर्म करना चाहिए। वैद्यक शास्त्र में धारोष्ण दूध पीने की बड़ी प्रशंसा की है। निसंदेह दूध का सच्चा लाभ उसी दशा में मिल सकता है, पर यह तभी संभव है जबकि गाय अपने घर में पाली जाए। बाजारू दूध की शुद्धता का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। साधारण दूध वाले रोगी और दुर्बल पशु का दूध भी बेचते हैं और उसे निकालने तथा बर्तनों में रखने में यथोचित सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे उसमें दूषित कीटाणुओं के उत्पन्न हो जाने की शंका रहती है, जो हैजा, दस्त, पेचिश, चेचक आदि रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए बाजार के दूध को आग पर 10-15 मिनट रखकर उबाल लेना सुरक्षित होता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।